Hello everyone and welcome on the Amrita Raval Biology channel. Dear students, today we will be studying a topic related to immunity which is called as active and passive immunity. So dear students, हम लोगों ने पिछले क्लास में ह्यूमोरल रिस्पॉन्स देखा था एंड सेल्यूलर रिस्पॉन्स देखा था. इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात हमारी और छूट जाती है जो कि होता है ग्राफ्ट रिजेक्शन. आज मैं आप लोगों को सबसे पहले बताने वाली हूँ ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में और उसके बाद में हम लोग हमारी एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी को डिटेल में स्टडी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो बच्चों, ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है ये समझते हैं. देखिए, कई सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन फंक्शनैलिटी लूज कर देता है और वो फंक्शन करना बंद कर देता है. एग्जाम्पल कैन बी किसी क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट के अंदर जिसको लंबे समय से डायबिटीज है. कई बार ऐसा होता है बच्चों की उस क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट के अंदर किडनीज के इम्बैलेंसेस आने चालू हो जाते हैं. कई बार क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के पेशेंट्स के अंदर भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है. कई बार लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो हम अगर ऐसा बोलें कि किसी इंडिविजुअल का कोई ऐसा ऑर्गन अफेक्ट हो गया है जिसका काम नहीं करना बॉडी को बहुत एडवर्सली अफेक्ट करेगा, बॉडी उसके बिना काम नहीं कर पाएगी, तो लोग जो है डॉक्टर्स के सजेशन से ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर जा सकते हैं. ग्राफ्ट का मतलब होता है कोई टिश्यू या ऑर्गन जो कि हम किसी डोनर से लेके और पेशेंट में फिट करवा रहे हैं. ठीक है, टिश्यू और ऑर्गन विच इज ट्रांसप्लांटेड मीनिंग फ्रॉम अ हेल्दी इंडिविजुअल टू अ पेशेंट. ठीक है, तो ये होता है टिश्यू या ऑर्गन. अब मुझे एक बात बताइए कि हम हमारी बात करें और हम बाकी ह्यूमन की स्पीशीज में जितने भी मेंबर्स हैं सबके बारे में बात करें तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम सब सेम है? जीनोटाइपिकली बात करें तो भी हम बोलेंगे नो, फिनोटाइपिकली बात करें तो भी हम बोलेंगे नो, बिकॉज हर इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर जो जीन्स पहुंचे हैं वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट है. दैट मीन्स कि हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफर करेगा. हर व्यक्ति के अंदर अलग प्रोटीन्स बनते हैं, हर व्यक्ति के अंदर अलग सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं. इस कारण से किसी भी और का ऑर्गन चाहे उसका फंक्शन सेम ही क्यों ना हो, जैसे कि स्टमक हो गया, सबकी बॉडी में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है, लेकिन किसी भी इंसान का स्टमक उठा के आप किसी और दूसरे इंसान के स्टमक की जगह फिट कर दें, ये एक बहुत इजी बात नहीं है. बिकॉज बॉडी उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेती है, बोलती है कि ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, इट इज अ नॉन सेल्फ ऑर्गन, इट इज अ नॉन सेल्फ बॉडी, इट इज कंसिडर्ड एज फॉरेन बॉडी नाउ. ठीक है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में होता क्या है दैट जो भी टिश्यू या ऑर्गन कोई व्यक्ति ट्रांसप्लांटेशन अंडरगो कर रहा है उसमें हम वो ऑर्गन को फिट कर रहे हैं, तो व्यक्ति की बॉडी उसे रिजेक्ट कर देती है. क्या बोल के कि ये मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, दिस इज समथिंग फॉरेन. इसे हम बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन. ठीक है, सो ग्राफ्ट रिजेक्शन को मैं डिफाइन करती हूँ. यहाँ पर हमने भी सिर्फ ग्राफ्ट वर्ड का मीनिंग लिखा है बच्चों इधर, तो पर ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है मैं ये लिख रही हूँ. व्हेन the body rejects the transplanted organ or tissue then it is called as graft rejection. ठीक है, अब एक बात समझते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से टाइप की इम्यूनिटी होती है. तो हमने पिछले क्लास में दो टाइप की इम्यूनिटी डिस्कस की थी. एक थी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, एक था सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम. ऑब्वियस सी बात है बच्चों की अभी हम बात कर रहे हैं टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन्स के रिजेक्शन की. ठीक है, तो रिजेक्शन बात हो रही सेल से बनते हैं टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स ऑब्वियसली, तो सेल के अंदर वाला इम्यून सिस्टम इसके रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ग्राफ्ट रिजेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम लेगा.
ठीक है, सो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट, ठीक है, क्योंकि ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम इजीली एबल टू आइडेंटिफाई दैट this organ is self and this organ is non-self. Okay, so cell mediated immune system is responsible for graft rejection. अच्छा, अब ये आप लोगों को सबको समझ में आ गया। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ बच्चों कि ऐसे केस में क्या किया जा सकता है, व्हाट कुड बी डन। किसी व्यक्ति को ट्रांसप्लांटेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है और वो व्यक्ति का ग्राफ्ट रिजेक्शन हो जाएगा, तो फिर हम तो डर के मारे ऐसे कोई सर्जिकल इनोवेशंस की थॉट लेके ही नहीं आ सकते माइंड में, क्योंकि हमें पता है कि ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। मेडिकल साइंस में इसका भी कुछ हल खोजा होगा डेफिनेटली। तो पहली बात तो ये रहती है, ग्राफ्ट उससे लो जो कि तुम्हारा ब्लड रिलेटिव हो, ठीक है। जैसे कि जो पेशेंट है, वो पेशेंट अगर अपने भाई या बहन से ग्राफ्ट लेता है तो उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। पर ऐसे भाई या बहन अवेलेबल भी होना चाहिए जो आपको ग्राफ्ट दे दे। सिबलिंग्स का ग्राफ्ट बेस्ट होता है। इसके बाद में फिर आता है ग्राफ्ट, अगर आपको लेना है तो आप अपने पेरेंट्स का ले सकते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स के ग्राफ्ट भी नहीं मिल रहा है अगर, तो फिर हम शिफ्ट करते हैं मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, इन सब के ऊपर। रिलेटिव्स मीनिंग ब्लड रिलेटिव होना चाहिए, जितना क्लोज है उतना ज्यादा ग्राफ्ट एक्सेप्टेंस की पॉसिबिलिटी होती। पर अगर मिला ही नहीं, कोई रिश्तेदार ही नहीं है जो कि हमें ग्राफ्ट दे दे, ऑब्वियस सी बात है कोई भी अपना फंक्शनल ऑर्गन आपको इतना आसानी से नहीं देगा अनटिल अनलेस वो आपके लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर कोई तो देगा। वो डोनर रैंडम इंसान हो सकता है, अननोन इंसान हो सकता है। ये अननोन इंसान या रैंडम इंसान का ग्राफ्ट आपको मिल गया तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कैसे करेगी, पेशेंट की बॉडी इस ग्राफ्ट को कैसे एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ मेडिसिन ऐसे आती हैं जो कि इम्यूनिटी सप्रेस कर देती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए नाम की मेडिसिन क्या करती है, इट इज इम्यूनोसप्रेसेंट, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है, ठीक है। अगर इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगी तो हमारे टी सेल्स जो है वो सप्रेस हो जाएंगे, फंक्शन नहीं करेंगे, बिकम्स नॉन फंक्शनल, ठीक है। अगर ये टी सेल्स जो कि सबसे ज्यादा धावा बोल रहे थे किसी ग्राफ्ट के ऊपर, इन्हीं को हमने चुप बिठा दिया तो हमारी बॉडी उस ऑर्गन के साथ में धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े टाइम बाद एडजस्ट कर लेगी और मान लेगी कि मेरे बॉडी का पार्ट है, क्योंकि टी सेल इसको देख के भी चुप बैठे थे। हालांकि बॉडी समझ नहीं पा रही कि हमने टी सेल्स को चुप करने के लिए बोला था, हमने टी सेल्स को चुप रहने के लिए बोला था मेडिसिन देके, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। तो ऐसे इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। इसके अलावा काफी सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस भी होते हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और ये सबके सब हमारे टी सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को इनहिबिट करने वाले होते हैं। सो दिस इज अबाउट द ग्राफ्ट रिजेक्शन। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं इम्यूनिटी, डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो जैसे कि हमने समझा अभी इतने देर से कि इम्यूनिटी के डिफरेंट टाइप्स, बी सेल रेगुलेट करते हैं, टी सेल रेगुलेट करते हैं, ये सब तो रेगुलेट कर रहे हैं, पर हम इन जनरल पूछना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को कौन से तरीके से उसकी इम्यूनिटी प्राप्त हो रही है। दो तरीके से इम्यूनिटी प्राप्त हो सकती है किसी भी व्यक्ति को। पहला तरीका होता है एक्टिवली, दूसरा तरीका होता है पैसिवली, ठीक है। इसको समझते हैं। इम्यूनिटी टाइप्स मैं यहां लिख रही हूं, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसको आप लोगों को मैं रियलिस्टिक एग्जांपल्स के साथ में बताऊंगी। इट विल बिकम अ वेरी इजी टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू, बट इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल, ठीक है। सो देखो, पहली बात तो हम समझते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है। एक्टिव का मतलब ये समझ लो आप सिंपल सी भाषा में, एक्टिव कुछ काम करना पड़ रहा है तभी तो एक्टिव की बात करेंगे। कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, ढीला से बैठा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, तो पैसिव हो गया, ठीक है। तो एक्टिव का क्या मतलब हो जाएगा, हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स को या इम्यून सिस्टम को एक्शन करना पड़ेगा कुछ एंटीबॉडीज बनाने के लिए और इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए। तो हम ऐसे इम्यूनिटी को क्या बोल देंगे, इट विल बी कॉल्ड एज एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। अगर आपकी बॉडी को बिना काम किए मुफ्त में फ्री एंटीबॉडीज मिल जाए तो फिर आप बोलोगे कि ये प्रकार की इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी में काउंट होनी चाहिए,
ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरली एक्टिव क्या होता है? नेचुरली एक्टिव मतलब कि किसी व्यक्ति को डिजीज ही हो गई, भाई साहब स्मॉल पॉक्स कॉजिंग एजेंट ही चला गया, ठीक है, या हमने कहा कोई भी डिजीज हो गई, मैं स्मॉल पॉक्स के एग्जांपल नहीं मैं कह रही हूँ, कोई सी भी डिजीज हो गई जो कि पैथोजन के द्वारा हो रही है, वायरस के द्वारा हो रही है, बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है, ये कोई भी पैथोजन का इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन को पहली बार के लिए होता है जिंदगी में, तो वो पर्सन की बॉडी उस पैथोजन के अगेंस्ट, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज बॉडी बनाती है, प्राइमरी रिस्पॉन्स देती है, समय लगता है, इस समय व्यक्ति को डिजीज हो जाती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति इस डिजीज से सरवाइव कर गया तो फिर नेक्स्ट टाइम अगर सेम पैथोजन उसको अटैक करेगा तो उसकी बॉडी उसके लिए एक सीवियर रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी वाला रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी, ढेर सारी एंटीबॉडीज इकट्ठे बना देगी क्योंकि वो पहले से इस पैथोजन को जानती थी। ऐसे तरीके से अक्वायर की गई इम्यूनिटी को हम बोलते हैं नेचुरली अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। मतलब किसी भी इन्फेक्शन के द्वारा अगर आपकी बॉडी इम्यूनाइज हुई है तो दैट विल बी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। एग्जांपल, एक इंसान को स्मॉल पॉक्स हो गया जिंदगी में, अगली बार नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी बॉडी उसके लिए इम्यून है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि उसको इन्फेक्शन हो चुका है। इस तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी नेचुरल एक्टिव हुई। सेकेंड देखते हैं हम लोग, वो होती है हमारे पास में आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। पैथोजन आपके पास अपने आप नहीं आया, आपने बोला आ बैल मुझे मार, आपने खुद जाके पैथोजन को इंजेक्ट करवाया बॉडी में। ऐसा हम कब करते हैं? हम करते हैं वैक्सीनेशन के समय पे, तो वैक्सीन लगवा के आ गए, अब कोविड का वैक्सीन लगवा लिया, ठीक है। आप लोग बहुत सारे वैक्सीन लगवा चुके हैं बचपन में, मम्स के लिए, रूबेला के लिए, रूबियोला के लिए, मीजल्स के लिए, एक्सेट्रा। ये सब वैक्सीन जो हम लगवा लेते हैं, ये वैक्सीन में हम एक्चुअली क्या करते हैं, ट्रेस क्वांटिटी में, थोड़े से मात्रा में हम पैथोजन को या एंटीजन को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवा लेते हैं ताकि हमारी बॉडी इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करे और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए और प्राइमरी रिस्पॉन्स क्रिएट करे। अधिकतर समय हम ये देखते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद इंसान को हल्का फुल्का बुखार आता है, थोड़े थोड़े सिम्टम्स आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होते क्योंकि इतना सा ट्रेस क्वांटिटी में हमने लगवाया है कि वो हमारे लिए सीवियर डिजीज कॉज ना करे और इनफैक्ट हमारी बॉडी को सिर्फ रेजिस्टेंट बनाने में हेल्प करे, एंटीबॉडीज बनवा दे। अगली बार पैथोजन अपने आप आ रहा था तो हम उसके लिए पहले ही कॉशियस हो चुके हैं, हमने पहले ही हमारे इम्यून सिस्टम के प्राइमरी रिस्पॉन्स को क्रिएट कर लिया है। अगली बार जब वो आएगा हमें सेकेंडरी रिस्पॉन्स बनाएगी बॉडी डायरेक्टली, प्राइमरी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम वैक्सीन लगवाते हैं, एंटीजेंस को खुद हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना सके, तो हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये दो आपके एक्टिव इम्यूनिटीज क्लियर हो गए। इन्फेक्शन से हमारी नेचुरल एक्टिव आ जाती है और वैक्सीनेशन से हमारी आर्टिफिशियल एक्टिव आ जाती है। फिर आता है बनी बनाई एंटीबॉडीज मिलना, ठीक है। बनी बनाई एंटीबॉडीज कौन देगा आपको? कौन देगा? मैं सबसे पहला जो हमारे सबसे जो दाता है, जिसने हमें जन्म ही दिया है, ठीक है, द मदर, द वी कैन से जिसने आपको लाइफ का गिफ्ट दिया है, उन्होंने डेफिनेटली आपको कुछ और भी गिफ्ट दिया होगा। अर्ली लाइफ में जब आपकी बर्थ होती है, इनिशियल 5-6 महीने, इस एज के बच्चे, 1 साल के बच्चे, इनकी इम्यून सिस्टम बहुत डेवलप तो नहीं होती है, तो इस कारण से फाइट करने के लिए मदर की बॉडी से इन्हें एंटीबॉडीज गिफ्ट में मिलती है। कैसे मिलती है और कब मिलती है? 2 समय पर मिल सकती है, 2 तरीके से मिल सकती है। एक तो बनी बनाई एंटीबॉडीज मदर के प्लेसेंटा से चाइल्ड के अंदर जा रही है, फीटस के अंदर जा रही है, प्लेसेंटा ऑफ मदर, ठीक है, टू फीटस। इस तरीके से मिलने वाली एंटीबॉडीज को हम आईजीजी एंटीबॉडीज बोलते हैं बच्चों, क्योंकि आईजीजी एंटीबॉडीज का साइज सबसे छोटा साइज होता है और ये सबसे ज्यादा नंबर में होती है, इसलिए यही प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मदर से फीटस में आ सकती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा, एक और तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि मदर से, जो मदर इनिशियली ब्रेस्ट फीड कराएगी अपने चाइल्ड को, और मदर का जो मिल्क रहेगा
उस मिल्क को हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। सिर्फ कोलेस्ट्रम ही नहीं बल्कि जो बाद के टाइम पे आने वाला मदर्स मिल्क है। बच्चों कोलेस्ट्रम क्या होता है एक बार क्लियर कर देती हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को क्लिक नहीं हो एकदम से। कोलेस्ट्रम का मतलब होता है अर्ली मिल्क ऑफ मदर, जो कि मदर जैसे ही उनका डिलीवरी ऑफ बेबी हुआ है से लेके उनके 24 से 72 आवर्स इस ड्यूरेशन में जो मिल्क बनता है दैट इज अ येलोइश कलर्ड मिल्क, जिसको कि गोल्डन मिल्क भी बोलते हैं। ये वाला मिल्क सिर्फ शुरुआती 1, 2 या 3 दिन तक बनता है और उसके बाद में जो मिल्क रहता है वो नॉर्मल मिल्क रहता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रम एंड मिल्क, ठीक है, मदर्स मिल्क की बात हो रही है। ये जो मिल्क है इसके थ्रू बच्चे में जो एंटीबॉडीज जाती है वो होती है IgA टाइप के एंटीबॉडीज। तो IgA एंटीबॉडीज देती है मदर चाइल्ड को ब्रेस्ट फीड करवाते समय, और IgG एंटीबॉडीज देती है मदर फीटस को जब वो उनके वोम्ब में ही होता है, यूट्रस में होता है। इस प्रकार से अक्वायर की हुई इम्यूनिटी को हम बोलते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल क्योंकि अपने आप मिल रही है ना, हमने उसके लिए कोई एफर्ट नहीं डाला, हमने बोला नहीं मम्मा हमें एंटीबॉडीज दो, ऑटोमेटिकली मिलेंगी, ठीक है। तो नेचुरल हो गया। पैसिव क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल रही है, आपने उसके लिए कोई हाथ पैर नहीं मारे, ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल के बारे में बात करते हैं। ये कोविड टाइम में सब इसके बारे में भी जान गए, प्लाज्मा डोनेशन बोलते हैं, प्लाज्मा डोनेट कर दो। प्लाज्मा में क्या होता था कि डोनेशन मांगते थे लोग। कोविड जिसने ठीक हो गया है जो व्यक्ति कोविड से, उसकी बॉडी में फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज होती होंगी कोविड वायरस के अगेंस्ट, कोरोना वायरस के अगेंस्ट, और वो एंटीबॉडीज कलेक्ट करके पेशेंट्स में इंजेक्ट करते थे, उसको प्लाज्मा डोनेशन बोलते थे, ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज किसी सीरम से या ब्लड से कलेक्ट करके किसी इंडिविजुअल में डोनेट करना, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स में हमारे पास में एंटी टेटनस सीरम भी आता है जिसको आप लोग ATS बोलते हो। मान लो कि कोई पेशेंट है, मान लो कि कोई पर्सन है, वो धूल मिट्टी में गिर गया है और उसके ब्लड में चोट जहां लगी थी वहां पर मिट्टी चली गई है या लोहे से लग गई है, और हम ऐसा मान रहे हैं कि वो मिट्टी के अंदर टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया के स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे चोट लगती है वैसे क्या बोलते हैं, जाके तुम ATS लगवा के आ जाओ, एंटी टेटनस सीरम लगवा के आ जाओ, हिंदी भाषा बोलते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगवा के आ जाओ, ठीक है। जो टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं अपन टेटनस को रोकने वाला इंजेक्शन लगाते हैं, एंटी टेटनस सीरम इंजेक्ट करवा के आते हैं लोग। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं अगेंस्ट टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो ऐसे करके हो सकता है ये टेक्स्ट मेरे पीछे छुप रहा हो, मैं इसलिए रीड कर रही हूँ, अगेंस्ट टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, आप देखो यहाँ पर आर्टिफिशियल में एक और चीज आएगी तुम्हारे। मान लो किसी व्यक्ति को स्नेक ने बाइट कर लिया, स्नेक ने डस लिया, ठीक है, सांप डस के चला गया और उस व्यक्ति को बचाना है, तो हम उस व्यक्ति के बॉडी के नेचुरल रिस्पॉन्स का वेट नहीं करेंगे कि बॉडी तुम इम्यूनिटी डेवलप करो, सांप काट के चला गया। तो अभी हमारी प्रायोरिटी उस व्यक्ति को बचाना होगी ऑब्वियसली, एंड इसके लिए हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज उस पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे जिसका नाम होगा एंटी वेनम, एंटी सेरा, ठीक है। तो ये सब होते हैं आपके आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंदर काउंट होते हैं, बनी बनाई प्री फॉर्म, बॉडी ने मेहनत नहीं की, हमने ही बनी बनाई एंटीबॉडीज उसको दे दी, ठीक है। तो ये सब आपके जो मैंने चारों चीजें बताई है उसका थियोरिटिकल पोर्शन लिखा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा बेटर इमेजिन कर पाएंगे इसे, इसलिए मैंने ये इमेज लिया। देखिए, नेचुरल एक्वायर्ड, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड, ऐसे लिखा है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। इसको देख लो एक बार, ये बहुत सिंपल क्लियर इमेज है बच्चों। देखो मैं तुमको एक बार क्लियर बता देती हूँ वापस से। नेचुरल एक्टिव डिजीज से हुआ ना, इन्फेक्शन के कारण हुआ, इलनेस के कारण हुआ, और उसके बाद ठीक होने से हुआ। आर्टिफिशियल एक्टिव वैक्सीन के थ्रू मिला, ठीक है। नेचुरल पैसिव
जो कि ब्रेस्ट मिल्क से मिला या फिर प्लेसेंटा से मिला। आर्टिफिशियल पैसिव जो कि किसी और पर्सन के अंदर से हमने एंटीबॉडीज हार्वेस्ट करी और हमारी बॉडी में इंजेक्ट की, जो हमें बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो हम हमेशा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी पे जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दी वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। एक्चुअली देखा जाए तो हमने यही पढ़ लिया है अभी, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है इसी को समझ लिया है हमने। वैक्सीन, वैक्सीनेशन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें हम करते क्या है? इन दिस person is injected, sorry, बच्चे लोग अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊं तो आप मुझे प्लीज एक बार लिख के भेजिए ये चीज कमेंट में। ऐसा मुझे लगता है कि लाइव के अंदर थोड़ा सा ज्यादा चांस होता है इंटरेक्ट करने का भी, एक तो ये बात है। दूसरा एक और पॉइंट मुझे लगता है कि लाइव के अंदर चीजें थोड़ी ज्यादा एक्सटेंडेड टाइम के लिए हो पाती हैं, तो ज्यादा लंबा लेक्चर खिंच जाएगा और हम शायद जल्दी खत्म कर लें। तो you all can just raise this query if you are actually willing to study live from me. Please tell me in the comment section so that I can work on it accordingly. So in this, the person is injected with antigen, ठीक है, पैथोजन। पैथोजन मतलब हम पूरा पैथोजन ही डाल रहे हैं, उसको कैसे डालेंगे जिंदा? अच्छा है जा तू मार डालो उसको, इंसान को, ऐसे थोड़े ना चाहते हम। हम क्या चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के अंदर हम ऐसा फॉर्म डालें जो कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए उसके अगेंस्ट, हम डिजीज नहीं हो जाए। तो पैथोजन अगर देंगे भी तो कैसे देंगे? ढेर सारी मात्रा में नहीं, कम मात्रा में, वीक करके, या तो फिर पैथोजन को डेड मार के हम इंजेक्ट करेंगे ताकि हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए वैक्सीन से। ठीक है, तो पैथोजन ट्रेस क्वांटिटी में दिया जाता है मोस्टली। ठीक है, वीक करके देते हैं, वीक को बोलते हैं एटीन्यूएशन करना, एटीन्यूएटेड पैथोजन देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम या तो फिर हम एक और चीज क्या कर सकते हैं, डेड, उसको मार के दे सकते हैं। ठीक है, इधर और डेड, या तो पूरा पैथोजन दे दो, ठीक है, इंजेक्टेड विथ पैथोजन, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम पैथोजन के अलावा दे सकते हैं एंटीजेंस, सिर्फ एंटीजेंस। एंटीजेंस क्या होते हैं बच्चों? अब मान लो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तुमको थोड़ा सा और डिटेल में समझा रही हूं मैं। मान लो कि एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है बच्चों, इसका प्लाज्मिड है, इसका क्रोमोसोमल डीएनए है। इस बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स एक्सप्रेस करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लिपिड्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो जाती हैं? ये सब एपिटोप्स होते हैं, एपिटोप्स, एंटीजेनिक इन नेचर। ठीक है, एंटीजेंस, तो ये क्या होते हैं बच्चों? इसी के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। इसी को हम बोलते हैं कि हमारे लिए सेल्फ नहीं है, नॉन सेल्फ है। तो बैक्टीरिया का प्रोटीन दिख रहा है, ये तो इंसान का प्रोटीन नहीं दिख रहा है, ये तो बैक्टीरिया का कार्बोहाइड्रेट दिख रहा है, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं दिख रहा है, इसी को हम एंटीजन बोलते हैं। तो अगर हम चाहें तो हम क्यों ना प्रोटीन अकेला एक्सट्रैक्ट कर लें, इस पूरे बैक्टीरिया को इंजेक्ट करने की जगह सिर्फ इतना ही पोर्शन इंजेक्ट करें। ऐसे करके हम एंटीजेंस भी इंजेक्ट कर सकते हैं कई बार, सिर्फ एंटीजेंस। ठीक है, एंटीजेंस कैन बी ईदर प्रोटीन्स और carbohydrates expressed on the surface of pathogen, on the surface of pathogen। बच्चों आजकल तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम पैथोजेंस के ऊपर एक्सप्रेस करने वाले प्रोटीनेशियस एंटीजेंस को आरडीएनए के थ्रू बनवा रहे हैं।
जैसे कि आपको अगर पता हो तो हेपेटाइटिस बी नाम का जो डिजीज होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा कॉज डिजीज, इस डिजीज को क्योर करने के लिए वैक्सीन जो हम बनाते हैं, वो वैक्सीन हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट वाला जो वैक्सीन रहता है उसे हम ईस्ट के अंदर बनवाते हैं बच्चों, एक ईस्ट के सेल में बनवाते हैं हम, ठीक है। तो वैक्सीन प्रोड्यूस्ड इन ईस्ट सेल फॉर हेपेटाइटिस बी, द वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड इन द ईस्ट सेल। और ये आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ये काम करते हैं। आपको मैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगी बायोटेक चैप्टर के अंदर, क्योंकि वो भी तुम्हारे 12th क्लास का पार्ट है, एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। सो दिस इज वैक्सीनेशन। वैक्सीन्स के कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को मैं बता सकती हूँ, लाइक इफ वी कैन जस्ट recollect some of the examples also, I will be mentioning them for you all. So like it could be BCG vaccine. BCG vaccine ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट देते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें आता क्या क्या है, बेसाइल, कालमिट एंड ग्वेरिन, ये 3 स्ट्रेन्स होती हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले नाम के बैक्टीरिया की, जो कि टीबी कॉज करते हैं, अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस डिजीज, ठीक है। तो एक ये वैक्सीन मैं तुमको बताया। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल ऑफ वैक्सीन, एक होता है MMR, आजकल तो MMRV नाम से आता है, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, वेरियोला, वेरिसेला। बच्चों ये वाला वैक्सीन किसके अगेंस्ट है पता है, बहुत सारे डिजीज के अगेंस्ट है। हमने ढेर सारे एंटीजन इकट्ठे मिक्स करके दे दिए। तो अगेंस्ट मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, रूबियोला, वेरियोला मतलब कि स्मॉल पॉक्स एंड वेरिसेला मतलब कि चिकन पॉक्स कॉजिंग एजेंट, ये सब के अगेंस्ट हो गया। देखो ऐसे एक एग्जाम्पल BCG, एक MMR भी हमने देख लिया। इसके अलावा हमारे पास में और वैक्सीन्स भी आते हैं, जैसे कि मेरे दिमाग में तो 1000 एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, पर मैं तुम्हें जो सिंपल वाले बता दूं, BPT आता है एक, ठीक है, BPT वैक्सीन, तो बॉर्टेला पर्ट्यूसिस, इन सब के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तुम 2 एग्जाम्पल्स ध्यान रख लो अभी सिर्फ। पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन आ जाता है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, सेबीन नाम होता है, उसको लिख दूं यहाँ पे मैं, सेबीन, ये होता है ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी के, वो वाला, ठीक है। तो ऐसे करके वैक्सीन हम बहुत सारे बना सकते हैं। अच्छा, तो ये हुआ वैक्सीनेशन। अब आप लोगों को मैं समझाती हूँ इम्यूनाइजेशन क्या होता है। हमने अभी थोड़ी देर पहले इम्यूनाइजेशन देखा था, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इंजेक्ट करके किसी पर्सन को सेव करना, उसे हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइज कर दिया गया किसी भी पर्सन, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ pre-formed antibodies against antigen, ठीक है, will be counted as immunization. Example can be plasma donations, anti-tetanus serum, etc. एंटी-वेनम etc. ये सब, ठीक है। तो ये सब आपका इम्यूनाइजेशन में काउंट हो गया। सो वैक्सीनेशन हो गया, इम्यूनाइजेशन हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये टॉपिक तो ओवर हो गया है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। अब मैं आप लोग को जो पढ़ाने वाली हूँ वो है एलर्जी।
ठीक है, तो ये हम थोड़ा समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक होता है। आजकल तो बहुत लोगों को एलर्जी होती है, हर इंसान को एलर्जी होती है ऐसे देख लिया जाए तो, क्योंकि हम लोग शायद से इतना प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स में रहने की हैबिट बना चुके हैं, जैसे कि धूल मिट्टी कम, और सडनली जब एक्सपोजर होता है उस धूल मिट्टी के लिए तो हमें एलर्जी हो जाती है। सनलाइट से बच बच के रहते हैं, और जैसे सनलाइट में चले गए तो एलर्जी हो जाती है। खाने पीने की चीजें बड़े लिमिटेड तरीके से खाने लगे, तो जब सडनली खाने में आते हैं तो फिर उसकी भी एलर्जी हो जाती है। लोगों को एलर्जी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली होने लगी है आजकल। एलर्जी जिसके द्वारा कॉज होती है उस एजेंट को हम बोलते हैं एलर्जन, और एलर्जेंस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, कुछ भी एलर्जन हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन कॉमन एलर्जेंस के एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो एलर्जेंस क्या होता है? एलर्जेंस द एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी, ठीक है। इसके अंदर क्या एग्जाम्पल्स आ जाएंगे? पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, सनलाइट, है ना। हे फीवर एग्जाम्पल होता है एलर्जी के एक फॉर्म का। हे फीवर, इसमें ग्रास की एलर्जी होती है इंसान को, मेनली पॉलन्स एंड ग्रास। फिर मैं हे फीवर तो डिजीज है बच्चों, यहाँ नहीं लिख सकती ना, एलर्जन के एग्जाम्पल्स लिख रहे। तो पॉलन हो गया, सनलाइट हो गया, देन केमिकल्स हो गए जैसे कि डिओड्रेंट्स हो गए, काफी सारे लोगों को अगरबत्ती के धुएं से प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ये सब केमिकल्स इन एयर हो सकते हैं। फूड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि मशरूम हो गया, पीनट हो गया, इन सब की भी लोगों को एलर्जी होती है कई बार, ठीक है। ऐसा ये सब हुआ। एनिमल डैंडर हो गया, मतलब कि एनिमल फीकल मैटर, जैसे कि काओ का फीकल मैटर, कैमल का फीकल मैटर, ये सब हवा में उड़ रहा है अगर ड्राई होके तो उससे भी लोगों को एलर्जी होती है। एनिमल डैंडर एक्सेट्रा, ये सब चीजों से पर्सन को एलर्जी हो सकती है। पर एलर्जी है क्या चीज, ये हमें अभी भी समझ में नहीं आया कि एलर्जी हो सकती है, पर उसमें होगा क्या। बच्चों, सडन अपीयरेंस रैश का, रेड हो जाना, पर्सन को एक अनईजी फीलिंग आना चालू हो जाना, उसकी आंखों से पानी आना चालू हो जाना, उसको बहुत ज्यादा स्नीजिंग होना, छींक आना, ये सब एलर्जी के साइंस हैं, सिम्टम्स हैं। एलर्जी इज बेसिकली अ हाइपर सेंसिटिव reaction shown by body's immunity against a particular allergen, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीजें होती है ये आपको मैं सब बता रही हूँ, हर एक चीज बताने वाली हूँ। देखो, हम एलर्जी क्या होती है इसको समझते हैं और कैसे होती है। देखिए, तो अब जैसे काफी सारे लोगों को, तो मैं एक रियल एग्जांपल बताती हूँ मैं। मैक्सिमम लोगों की फैमिलीज में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि काफी सारे लोगों को ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट से एलर्जी होती है जो कि ऑर्नामेंटल इस्तेमाल के होते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई। अब ज्वेलरी में आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रही हूँ मैं, गोल्ड के ज्वेलरी की नहीं। काफी सारे लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी की एलर्जी होती है। वो मान लो कि उन्होंने कोई नेकलेस पहना, कोई ब्रेसलेट पहना, तो उनके जैसे ही उन्होंने पहना उनके हाथ के ऊपर रेड 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 डॉट्स आप देखने चालू कर देते हैं, इचिंग होना चालू हो जाती है, लोगों को बहुत सीवियर इचिंग होती है, और ये सबसाइड होने में भी समय लगता है। इट विल टेक टाइम टू सबसाइड, इट काम डाउन होने में इट विल टेक टाइम। तो ये एलर्जी एक्चुअली हो क्यों रही है? तो इसमें क्या होता है, देखो कि एलर्जन भी एक प्रकार से एंटीजन ही है, ऐसा मान के चलो आप लोग तो, ठीक है, पर वो कुछ अलग टाइप का एंटीजन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर, मैं एंटीजन नहीं लिखना प्रेफर करूंगी बच्चों, आई विल प्रेफर राइटिंग एलर्जन, ठीक है। तो अब एलर्जन है, एलर्जन कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में स्किन क्या आ सकता है, या आपकी बॉडी में चला गया, दोनों पॉसिबिलिटीज है, खा लिया आपने या तो फिर आपने सांस ले ली। एलर्जन अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट से भी दिक्कत हो सकती है। तो अगर कोई एलर्जन आपकी बॉडी में चला गया है, तो एलर्जन के बॉडी में जाने से वो कोई केमिकल भी हो सकता है जो लीच कर रहा है, एलर्जन को मैक्रोफेज अटैक करेंगे, और मैक्रोफेज एलर्जेनिक, एलर्जी कॉजिंग जो प्रोटीन्स हैं इन सबको अपने सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करेंगे, ये रहे कि इस चीज से एलर्जी हुई थी, ठीक है। इसको देख के बी सेल्स हमारे क्या करेंगे,
एंटीबॉडीज बनाएंगे। ये सब कब हो रहा है बच्चों? पहली बार के लिए जब हमारे एलर्जन कांटेक्ट में आया था, पॉलन ग्रेन इनहेल कर लिया था, तो हमारे मैक्रोफेज ने सोचा अच्छा ये पॉलन ग्रेन तो बड़ा डेंजरस सा कुछ दिख रहा है, चलो मैं इसको खा लेता हूँ और इसके टूटे फूटे सेगमेंट्स को मैं अपने ऊपर एक्सप्रेस करके बी सेल को बोलूंगा कि देखिए तेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, तू क्या कर रहा है अभी तक। बी सेल बोलेगा अच्छा मेरे रहते हुए यहाँ पर कोई एलर्जन कैसे आ गया। बी सेल फटाफट से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज जो एलर्जेंस के रिएक्शंस के कारण बनती है उसको हम बोलते हैं आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। ठीक है, ये आईजीई टाइप ऑफ एंटीबॉडीज जाके मास्ट सेल नाम के सेल्स के ऊपर अटैच हो जाती हैं। देखो आप सब देख सकते हो कि आईजीई एंटीबॉडीज जो है ये मास्ट सेल्स के ऊपर जाके अटैच हो गई है। अच्छा, ये हुआ एक बार को, फर्स्ट टाइम में। ये सब कब हुआ बच्चों? फर्स्ट टाइम में, इतनी कहानी। सेकेंड टाइम में जब वो सेम एलर्जन के कांटेक्ट में आप आए, वही पॉलन ग्रेन आपके वापस से आ गया सांस लेने में, या फिर सेम मेटल आपने वापस से पहन लिया। सेकेंड टाइम में बच्चों ये एलर्जन जो है ये इन स्पेसिफिकली फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो कि इसी के अगेंस्ट बनी थी उनके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। अगर ये एलर्जन जो है ये एंटीबॉडी के ऊपर अटैच हो गया तो क्या होगा? तब एलर्जन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एलर्जन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमारा मास्ट सेल जो होता है इसके अंदर ढेर सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ये सब ग्रैन्यूल्स अपने सीक्रेशन को बाहर ब्लड में भेजना चालू कर देंगे। देखो ये सीक्रेशंस के अंदर 3 टोटल सीक्रेशंस रहती हैं। मास्ट सेल्स के ग्रैन्यूल्स में 3 सीक्रेशंस रहती हैं। एक रहती है हिस्टामीन, एक रहती है हेपारिन, एक रहती है सेरोटोनिन। ये 3 सीक्रेशन जो है मास्ट सेल के ग्रैन्यूल्स सीक्रेट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इन सीक्रेशन से देखो। तो ऐसे इमेजिन करो कि ये तुम्हारी एक ब्लड वेसल है। ओके, प्लीज इमेजिन करना ब्लड कैपिलरी है स्पेसिफिकली। मान लो कि तुम्हारी सिंपल स्क्वामस एंडोथेलियम है और ये एक ब्लड कैपिलरी है और इस ब्लड कैपिलरी के अंदर मास्ट सेल के सीक्रेशन जो थे वो सब के सब रिलीज हो गए। ठीक है, तो मैंने कहा ये मान लेते हैं कि कोई मास्ट सेल था और इसके जो सीक्रेशंस थे ये सब बाहर रिलीज हो चुके हैं। तो ये जो सीक्रेशंस है इन सीक्रेशंस के रिजल्ट के कारण से हमारी जो कैपिलरी है उसका साइज इंक्रीज होगा। अभी कैपिलरी का डायमीटर कैसा है? नॉर्मल डायमीटर है। ठीक है, लेकिन इसके सीक्रेशन के कारण से हमारी कैपिलरी का डायमीटर कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और डायमीटर बढ़ाने के लिए हमारे जो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स है ना बच्चों, इनको बहुत ज्यादा चौड़ा होना पड़ेगा, बहुत खींचेंगे ये। इनके खींचने के चक्कर में इनके बीच में स्पेसेस आ जाती हैं। ये स्पेसेस आने के कारण से इन्फ्लेमेशन की रिएक्शन होती है। तो आप देखो ये जो स्पेसेस आ गई और ये ब्लड कैपिलरी थोड़ी सी कैसी दिख रही है? हमको ब्रॉड दिख रही है। ये ब्रॉड ब्लड कैपिलरी को हम बोलते हैं वैसोडाइलेशन हो गया है इसका, ब्लड वेसल डायलेट हो चुकी है। ठीक है, तो इस सीक्रेशन की मदद से, वो सीक्रेशन कौन थी? द सीक्रेशन वाज हिस्टामीन। इस सीक्रेशन की मदद से हम क्या देखते हैं? डायमीटर इंक्रीज हो गया है और इसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन हो गया ब्लड कैपिलरी का। अब जो ये ब्लड कैपिलरी का वैसोडाइलेशन हो चुका है स्टूडेंट्स, इस वैसोडाइलेटेड ब्लड कैपिलरी के अंदर से ब्लड का जो प्लाज्मा है वो लीक होके बाहर आ सकता है। ब्लड के अंदर से जो आरबीसीज है वो लीक होके बाहर आ सकते हैं। तो आरबीसीज कैन आल्सो कम आउट, प्लाज्मा कैन आल्सो कम आउट, and this will be happening because this blood capillary is vasodilated। ठीक है, तो ये सब कहाँ आ रहा है? ये सब आ रहा है ऑर्गन या टिश्यू जहां पर एलर्जन कांटेक्ट में है। अब मान लो कि ये टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर ये एलर्जन कांटेक्ट में था, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इस टिश्यू जो है इस टिश्यू तक बहुत ज्यादा प्लाज्मा भर जाएगा, बहुत सारे आरबीसीज आ जाएंगे, तो ये रेड अपीयर करना चालू कर देगा।
इट विल स्टार्ट अपियरिंग रेड इन कलर, ठीक है, रेड हो जाएगा, यहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा, फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाएगा, एंड इसके साथ में यहां पर इचिंग भी होगी। इचिंग क्यों होती है? इचिंग होती है हेपारिन के कारण से, हेपारिन इचिनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रेड, फ्लूइड अक्यूमुलेशन, इचिंग होना, ये सब इन्फ्लेमेशन कहलाता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया, ये हुआ एलर्जी, ठीक है। तो ऐसे इन्फ्लेमेशन हो गया है, रेडनेस भी आ गई है, फ्लूइड भी आ गया है, इचिंग भी हो रही है, ये सब एलर्जी के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। अच्छा, जब फ्लूइड ज्यादा बढ़ जाता है बच्चों, तो ब्लड वेसल से बाहर आ रहा होता है, तो म्यूकस का प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो हम ये देखते हैं ना कि जिस व्यक्ति को एलर्जी हो गई है, उसकी नाक पूरी भर जाती है, रेड हो जाती है, उसकी आंखों से पानी बहने लगता है, क्योंकि ये ब्लड वेसल से बाहर आके पानी टिश्यूज में आ रहा है, वहां इकट्ठा हो रहा है। तो कैसे तो बाहर आएगा? स्नीजिंग से बाहर आएगा, आंसू के फॉर्म में बाहर आएगा। तो ये सब इचिंग, इन्फ्लेमेशन, स्नीजिंग, ठीक है, रनी नोज, these all are considered as a signs and symptoms of allergy. एलर्जी बहुत लार्ज स्केल पे भी हो सकती है। मान लो कि ये इन्फ्लेमेशन कम ही नहीं पड़ रहा किसी का, और होते ही जा रहा है, और ये फ्लूइड बाहर आते ही जा रहा है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि व्यक्ति के बॉडी के टिश्यू के स्पेसेस के बीच में फ्लूइड भरना चालू हो जाएगा? तो पर्सन जो है वो स्वॉलन दिखने लगेगा, उसकी पूरी बॉडी सूज जाएगी, फूल जाएगी, और अगर इसको रोका नहीं गया तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उसका इतना सारा ब्लड बाहर आ चुका है ब्लड वेसल से कि उसको एनाफाइलैक्टिक शॉक भी आ सकता है। एनाफाइलैक्टिक शॉक का मतलब होता है कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर से इतना प्लाज्मा लीक हो चुका है कि हमारे मेन ऑर्गन्स, ब्रेन और हार्ट, इन तक भी प्रॉपर प्रेशर नहीं जा रहा ब्लड का, क्योंकि ब्लड तो कैपिलरीज से लीक हो के टिश्यू स्पेसेस में भर रहा है। ऐसे होने से पर्सन को एनाफाइलेक्टिक शॉक भी आ सकता है, और इट कुड बी डेडली, ये फैटल भी हो सकता है। तो एलर्जीज को एज सुन एज पॉसिबल कंट्रोल करने की ट्राई करनी चाहिए, और उसमें बहुत वेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति को हनी बी ने काट लिया, हनी बी स्टिंग कर गई, काफी सारे लोगों को तो नॉर्मल ठीक हो जाता है, ठीक है, चाबी घिसेंगे, थोड़ा सा डंक बाहर निकालेंगे, ठीक हो गए। सब लोगों की बॉडी सेम नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। कुछ कुछ लोगों को हनी बी स्टिंग से पूरी बॉडी फूल रही है, स्वेलो हो रही है, लोग सोच रहे हैं हो क्या रहा है। अगर वो वेट करेंगे और उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाएंगे तो वो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, इट कुड टर्न फैटल फॉर द इंडिविजुअल। हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले क्या कर लेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल वालों को पता है कि उन्हें क्या इंजेक्शन देना है इसको रोकने के लिए, ठीक है। जैसे कि लाइफ सेवियर मेडिकेशन आती है, एड्रेनलिन का इंजेक्शन। तो ऐसे एनाफाइलेक्टिक शॉक वगैरह के केसेस में एड्रेनलिन नाम के इंजेक्शंस इंजेक्ट किए जाते हैं, ताकि पर्सन की लाइफ बचा ली जाए, ठीक है, और उसको एलर्जी को सबसाइड कर देते हैं। सो दिस इज द टॉपिक एलर्जी। सो आई होप यू गॉट दीज पॉइंट्स आल्सो। एलर्जी क्यों होती है? एलर्जेंस के कारण होती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंटीबॉडीज होती हैं, वो IgE टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होती हैं, और हमारे मास्ट सेल्स 3 टाइप के सिक्रेशंस देते हैं, हिस्टामिन, हेपारिन, सेरोटोनिन। हिस्टामिन तो वैसोडाइलेशन करवा रहा है, हेपारिन का क्या फंक्शन है बताती हूँ। हेपारिन जो होता है, ये जहां पर ब्लड जाके टिश्यू स्पेसेस में भर रहा है, उधर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देगा, इट विल प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग इन दोज साइट्स जहां पे ब्लड जाके इकट्ठा हो रहा है। एंड सेरोटोनिन जो होता है, ये एक ऐसा एजेंट है जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, वापस से नॉर्मल करने की ट्राई करता है, क्योंकि कब तक रहेगा ऐसा इन्फ्लेमेशन। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, वेसल्स को नॉर्मल शेप में लेके आने का हेल्प कौन करता है? हमारा सेरोटोनिन। So by this we are done with this lecture now. Today's portion is done, and tomorrow's lecture I will be completing the lymphoid organ portion, and then we'll be starting with AIDS, cancer. ठीक है, तो हमारा सिर्फ 2 या 3 लेक्चर कंटेंट और बाकी है। If you are willing for the live lectures, please tell me and mention in the comment section that yes, you are willing or not. Accordingly, I can take the action. Thank you so much for watching the lecture, बच्चों.